नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे MPPSC का जो पहला पेपर है उसका पार्ट बी, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें क्या है ज्योग्राफी, हम उसको देखेंगे। और मैं आपको ये पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि आप अगर इस पैटर्न को समझ गए, एक बार इस बात को समझ गए जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ, तो जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि आप फिर MPPSC को लेकर आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी चीज़ पढ़ें, इतने सारे जो द्वंद्व हैं, एक ही वीडियो, क्योंकि अब आगे मैं इस पर ऐसे वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। और यही का यही पैटर्न लगभग सारे पेपरों में लागू होता है, यही पैटर्न जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ। सेम की सेम थ्योरी उठा के आपको GS सेकंड, GS थर्ड, GS फोर्थ, फिर हिंदी और निबंध के पेपर में आपको लागू कर देनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया, एक बार ना समझ में आया तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, बट देखना, समय देना, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो और अगर आप उसके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बहुत विचार का विषय है कि आप अपना समय कहाँ ज़ाया कर रहे हैं। तो आपके पास इतना समय तो होना ही चाहिए कि आप 25-20 मिनट का वीडियो देख सकें। क्लियर है? तो आज मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या दिया है। पुराण काल में वर्णित सप्तद्वीपों के नाम क्या है, ये प्रश्न है। क्लियर है? ये यूनिट फर्स्ट से आया है। मैंने इधर जो नंबर डले यूनिट लिखी हैं, यूनिट फर्स्ट, तीनों यूनिट फर्स्ट से मैं दिखा दूंगा। भारत में काली मिट्टी वाले राज्य और कुल क्षेत्रफल, तो काली मिट्टी यानी मृदा से, और ला नीनो क्या है, अल नीनो, और ये यूनिट फर्स्ट में है। अब यूनिट फर्स्ट को देखिए आप, मैं इसी की आपको यूनिट फर्स्ट दिखा रहा हूँ। देखो क्या दिया आपका, 1 मिनट। ला नीना स्पष्ट रूप से दिया है। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, वो वर्णित 7 द्वीप सिलेबस से है। और अगला क्या था आपका, मृदाएं थी। भारत में मिट्टियां, प्रकार और वितरण स्पष्ट दिया है। अब मृदा में आप बहुत सारी चीजें पढ़ने लगते हैं, उनके खनिज कहाँ है वगैरह इस टाइप, वो भी पढ़ो, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्टली आपको ध्यान किस पे देना है, पहले प्रकार देख लो और फिर प्रकार में भी वितरण देखो, और वही पूछा गया है मेंस में, तो पढ़ो। इसके हिसाब से आप कसो तो अपने आप को, कसावट तो लाओ अपनी पढ़ाई में, वही पूछा गया सेम, तीनों के तीन वहीं से हैं। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न देखते हैं, माफी चाहेंगे, हाँ आगे आइए। अभी देखिए आप, जो आपका दो शब्द वाला होता है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विवरण दीजिए, भौगोलिक विवरण दीजिए। ये प्रश्न देख लिया, ये मैंने कहाँ लिखा है, यूनिट फर्स्ट से आया। कहाँ से आया है, यूनिट फर्स्ट से आया है। अब देखो आप, देखो भौगोलिक विवरण, भारत के प्रमुख भू आकृति, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, स्पष्ट है। यूनिट फर्स्ट में दिया, वहीं से आया है प्रश्न। मतलब जिसने भी व्यवस्थित, चाहे वो खुद के नोट्स हो, कोई किताब हो, और एक एक चीज को सर्च करके पढ़ा होगा ना, उसने डाल दिया भारत की पहाड़ियाँ, भारत के पठार, भारत की नदियाँ, भारत के झीलें, भारत का हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, तो यहीं से प्रश्न आए होंगे। अगर उसके पास रखा है तो उसके लिए मेन सरल था। अब कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मुझे मिले जिनको पता था, कंटेंट जानकारी थी, उनके लिए जो प्रॉब्लम आई है ना, मुझे मिले ऐसे बहुत सारे लोग, तो उनकी एक ही शिकायत थी कि उन्होंने समय से क्या नहीं की, उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं किया। भाई साहब, ऐसे लोग हैं जो 5 और 6 बार मेंस लिख रहे हैं, और उन्होंने इस कमी को लगातार महसूस किया है। जब मेरी बातचीत हुई, इस बात का विशेष ध्यान रखना, मतलब पता तो उन्हें था, पढ़ा भी था, लेकिन वो इस चीज़ में पीछे रह गए। तो आपको प्रैक्टिस खूब करनी है, जम के, इन्हीं के हिसाब से लिखना है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये बड़ा प्रश्न था। अब देखिए आप, यहां से पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां, और मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उधर लिखा था भारत की प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदियां। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, यूनिट में आ जाओ आप। तो क्या दिया है, भारत की
नदियाँ, ये देखो भारत की नदियाँ, एक एक चीज़ इससे आई है। यूनिट वाइज बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रूफ दे रहा हूँ आपको। किसी के पास नहीं जाना है, किसी के पास इतना माथापच्ची आपको नहीं करनी, बस आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लेना है और लग जाओ तैयारी में। उठाओ किताब, पटको टेबल पे, गिनती की किताबें, बार बार रिसोर्स मत बदलो। किसी टॉपर ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बताया, आप वो पढ़ने लग जाते हो। वो अच्छी चीज़ें पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जिसने बताया, जिस टॉपर ने, उसको फॉलो भी तो कर लो। अब हम उनको देख रहे हैं जो यूनिट 2 से आए हैं, हमने यूनिट 1 के देखे प्रश्न और इसमें पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो ये आपकी यूनिट 2 है, इधर आ जाओ। प्रश्न क्या है? राज्य अनुसार वर्ष 2021-22 में मक्का उत्पादन का उल्लेख करिए। मक्का उत्पादन का उल्लेख करिए। क्या दिया है? कृषि और प्रमुख फसलें और श्री अन्न यानी मोटे अनाज उत्पादन, और देखो फिर से वही बात, वितरण। मक्का उत्पादन राज्य अनुसार, वितरण मतलब किन राज्यों में, मतलब उनका वितरण बताना मक्का उत्पादन का। यहां से ये यूनिट है, इसके हिसाब से जिसने क्या होगा उसके लिए प्रश्न बढ़िया है। ठीक है, अगला 21-22 में राज्यवार, राज्य अनुसार बाजरा उत्पादन का वर्णन करें। किसका? बाजरा उत्पादन। मोटे अनाजों में देखो स्पष्ट, मतलब एक ही लाइन से 2 प्रश्न आ गए। क्लियर? बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की विधियां बताइए भाई साहब। ये पॉइंट देखो, जल संसाधनों का संरक्षण संवर्धन, वर्षा जल संचयन दिया है, यही है वर्षा जल संचयन, यही प्रश्न है। अनिवार्य शर्त क्या है? मैंने कल भी ये बात दोहराई थी और अभी भी यही बात दोहराऊंगा और आगे भी इसी बात पर जोर देता रहूंगा। अगर राम के पिता दशरथ थे तो थे, ये बात कन्फर्म है। तो जो बात सत्य है, जो अटल है, जो अमिट है, उसे बार बार दोहराया जाएगा, उसकी दावेदारी बार बार की जाएगी। मैं फिर से एक बार यही बात बोलूंगा, पाठ्यक्रम सर्वोत्तम, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, तो पीएससी की तैयारी में सिलेबस से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अच्छे एग्जाम का अच्छा सिलेबस होता है और उसी के हिसाब से चीज़ें पूछता है। मैं यही बात कर रहा हूँ, यूनिट 2 के समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझिए। अगले और कुछ प्रश्नों को देख लीजिए आप। 1 मिनट यूनिट 2 में ये प्रश्न देखिए आप। यूनिट 2 में द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीतियां क्या हैं? भारत में चावल उत्पादन, प्रमुख क्षेत्रों का विवरण, प्रमुख क्षेत्रों का विवरण। ठीक है, इसके अलावा और में देखिए, अथवा में भारत में बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में जल संचयन, देखो वही दोहराया गया, संरक्षण संवर्धन, यही वर्ड यूज किए गए थे वहां यूनिट में और यहीं पर इनका प्रयोग किया गया है। सेम चीज है। अब ये प्रश्न देखेंगे और इन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आप देखिए, आप यूनिट को देखिए। द्वितीय हरित क्रांति और यही था संवर्धन, संचयन, संरक्षण, इनसे ही संबंधित थी, यही प्रश्न थे, आया वहीं से। आगे और नमूने देखिए आप, नमूने का मतलब सैंपल है ना। अब आइए यूनिट 3 में। अब आप यूनिट 3 में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, वन संसाधन, इनके प्रकार और वितरण, प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग और प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण। पहला प्रश्न देखिए इसमें, वर्ष 2021 में, मतलब करंट आधारित, भारत में 5 कौन से राज्य हैं जहां पर वन क्षेत्र सर्वाधिक है? देखो दिया, प्रकार और वितरण, ये वितरण ही है। कहाँ है सर्वाधिक? 5 राज्य बताने, तो 5 राज्यों को आपको क्या बताना है? यहाँ पर वितरण बताना है, वही बात पूछी गई। मतलब अगर आपने ये चीजें कर ली हैं तो आपका डीसी और डीवाईएसपी बनना तय है, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी। ठीक है,
भगवान मेरी नैया पार लगाए, बस यही सोच रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना रिफाइनरी को समझाइए, बिना रिफाइनरी को समझाइए। कहाँ से आ रहा है प्रश्न? प्रमुख उद्योग से। कहाँ से आ रहा है? प्रमुख उद्योग से। क्लियर? आगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उदाहरण दीजिए भाई साहब। उदाहरण देने आपको क्या देने, इन वर्डों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, वरना हड़बड़ी में आप क्या होते हैं, कई बार इन पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण देने हैं, लिखा है, सिलेबस में है, प्रश्न वहीं से है। एक प्रश्न बाहर नहीं आया, एक प्रश्न। जिस भी विद्यार्थी ने, अभ्यर्थी ने, जिस भी एस्पिरेंट्स ने इसको टेक किया होगा, वो मतलब उसके लिए तो पीएससी सरल है। और इस बार का मेन सरल आ रहा है भैया, ध्यान रखना अभी तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए आप यूनिट 3 के और कारनामे। समय दे दिए आज की वीडियो को। आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सर कैसे करना, मुझसे चीज नहीं। भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का वितरण का विवरण दीजिए। मतलब यहाँ पे वितरण को क्या हुआ है, पहला स्थान दे सकते, इसको दूसरा। फिर पेट्रोलियम उत्पाद को समझा देना है, फिर इसका वितरण बता देना, फिर उसके पूरे विवरण को लिख देना है। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, करेक्ट, यूनिट इसी से। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। क्लियर? खाद्य प्रसंस्करण, बात समझ में आई? देखो वहीं से है प्रश्न, इसके उधर उधर बाहर कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट, अच्छा ये बताएं, सॉरी, बॉक्साइट प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो बॉक्साइट किस में आ जाएगा आपका? प्रमुख खनिज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? प्रमुख खनिज में। आप पढ़ लो, वहां से आपका प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आते हैं। यूनिट 3 आप समझा रहा था, पेट्रोलियम वितरण, ठीक है, उसी में खनिज में जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग मैंने स्पष्ट कर दिया है। यूनिट 4 को देखिए, आपदाएं और तकनीक बताया गया इसमें। क्लियर? यूनिट 4 से आने वाले प्रश्न हैं इसमें। अब देखिए, पेपर जो है कितना चर्चा में था, ये सीए यानी करंट अफेयर का बहुत फेमस प्रश्न था। और आपके इसमें बाकायदा चक्रवात तूफान दिए हैं। देखो लिखा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, ऐसा, ठीक है। ये दिया है आपका, क्या दिया है, माफी चाहेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये दिया है। अब देखो यही आपका प्रश्न क्या है, तूफान। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? इसमें दिया है भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, त्वरित झंझावात और भारत में चक्रवात। और पेपर जो है क्या था, एक चक्रवात था, तूफान था, ठीक है। आगे बढ़े, साइक्लोन था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, 2001 और 11 में सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। 3 राज्य बताने हैं आपने, 3 राज्य बताने हैं। अब आप देखिए, वापस फिर चलते हैं यूनिट में फिर चलते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि। हम जनाब होते क्या है, जनसंख्या में अनसेंट चीजें पढ़ते रहते हैं, अनाप शनाप, गैर अनावश्यक तत्वों को रटते रहते हैं। जबकि उसने स्पष्ट किया वृद्धि 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 वृद्धि, ठीक है। इस पर फोकस नहीं करना। जनसंख्या में दूसरी चीजें मत पढ़ते रहना, जनसंख्या में ही पढ़ना तो वृद्धि ध्यान रखना। और वही प्रश्न आया है आपके लिए, वही प्रश्न आपके आया, जनसंख्या वृद्धि दर को बताइए, उसके 3 राज्य बताइए, यही कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हो, जी, माफी चाहेंगे, जैसे आप बोल देते हो GIS सिस्टम, करेक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपके इसी में दिया है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। देखो
भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, यहीं से प्रश्न। बात समझ में आ रही? इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, आप कर सकते हैं, PSC संभव है, कोई कठिन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई रोना गाना नहीं है, बस आपने चलना इसके अनुसार है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात समझ लो, वरना ऐसा होगा कि समय गुजर मतलब रहेगा आपके पास, बस आप अचानक बीत चुके होंगे, आपके पास जो चीज़ें हैं आप शांति से अपने समय को दांव पे लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? और अगला देखो 2 प्रश्न, GPS मैम आप GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और अगला मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है। 2 प्रश्न लेता हूं और आपको फिर से एक सैंपल पेश करता हूं। मृदा प्रदूषण, तो पहले तो GPS इरा, करेक्ट, 2 मिनट, GPS इरा आपके साथ GPS। इसके बाद क्या था? मृदा प्रदूषण। तो इधर क्या लिखा है? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में वायु, जल प्रदूषण, मृदा या भूमि प्रदूषण, और आपसे कौन सा पूछा गया है? मृदा और भूमि, करेक्ट। यहां से प्रश्न आया प्रदूषण से लेकर, क्लियर। यही हमने 2 प्रश्नों पर चर्चा की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आप समझिए, खेल को समझिए, PSC की भावनाओं को समझिए आप। तो अगला, भारत में भूकंप के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए, विवरण लिखिए। इधर देखिए आप इधर देखिए, भारत में भूकंप के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए। या देखो वो फिर से दोहराया, जनसंख्या वृद्धि, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। जनसंख्या संसाधनों पर दबाव की व्याख्या कीजिए। कितने सरल प्रश्न हैं, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं सबको। और अगर आप इनमें से भी अगर आप बाकायदा समय से क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स, तो भाई साहब ये प्रश्न तो आपके बनने ही बनने, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके लिए तो किताबों की जरूरत है। ये तो आपके जनसंख्या उस पर आर्टिकल पे आधारित ही प्रश्न है, तो आप तो वहाँ से बहस शानदार कर देंगे। मतलब आप इससे अपनी रैंक तक बढ़ा सकते हैं अगर आप कायदे से इसको पालन कर रहे हैं, ठीक है। द हिंदू को सुन रहे हैं या हिंदी माध्यम में आपके आसपास कोई भी हो, जनसंख्या पर आपके पास जो भी पेपर आए, अगर जनसंख्या पर आधारित आपने पढ़ा हुआ तो आपका प्रश्न ये भी बन जाएगा और शानदार हो जाएगा। मैं कहने का मतलब ये मेरा। अब भूकंप और जनसंख्या वृद्धि, वापस चलते हैं यूनिट में, वापस चलते हैं यूनिट में। जनसंख्या वृद्धि बताई थी, करेक्ट। और क्या बताया था आपको? भूकंप, स्पष्ट लिखा है, वहीं से आया प्रश्न। आगे चलिए, और यही बात जो मैंने आपको आरंभ में कही थी, सेम का सेम यही पैटर्न हर पेपर में लागू होगा, क्योंकि मैं हर पेपर को व्याख्या पूर्वक नहीं समझाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। मैं केवल आज इस पर बात कर दे रहा हूँ और आपके पास एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब यूनिट 5 को देख लो, जो पूरी MP को समर्पित है। किसको समर्पित है? MP को समर्पित है, ठीक है। अभी देखिए चंबल नदी के बारे में, अगर आपके पास सिलेबस, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सिलेबस लेके बैठो तो और आसान हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में लौह अयस्क, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग। ध्यान रखना, कौन से उद्योग? उद्योग तो हैं लेकिन कौन से? कृषि आधारित उद्योग। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूं यूनिट में। पहला चंबल नदी वाला था ना, देखो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके सहायक नदियां। इसके बाद था लौह अयस्क वाला। क्या था? लौह अयस्क वाला। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज, क्लियर। यहीं से प्रश्न था। दूसरा क्या था आपका? कृषि आधारित उद्योग, यही था ना जो मध्य प्रदेश में आपको बताना है। तो आपका देखो यहां पर कहां चला गया? हाँ, प्रमुख उद्योग और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, करेक्ट। यहां से प्रश्न आ गया, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी के बारे में, लौह अयस्क के बारे में बता दें, मध्य प्रदेश पर कृषि आधारित उद्योग। फिर अब देखिए आप, मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन, वो फसलों वाला है, ध्यान रखना, मैं वही बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन प्रमुख फसलों वाला और उससे जनित उद्योग, ठीक है। फिर दिया मध्य प्रदेश में प्रमुख वनोपज। वनोपज का मतलब होता है वन से मिलने वाला
जो आपके पास सामान तो नहीं कहूँगा, सामग्री जो भी प्राप्त होता है वनों से, वनोपज मतलब वनों से प्राप्त होने वाले फल हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, लकड़ियाँ हो सकती हैं, जड़ी बूटी हो सकती है, उनको बेचकर जो आप आर्थिक विकास करते हैं, अपना आर्थिक लाभ कमाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है वनोपज। वन से प्राप्त होने वाले हमें ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपना विकास कर सकते हो वनोपज कहलाते हैं। वो फल, पत्ते, जड़ी बूटियाँ, लकड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उन्हीं को वनोपज कहा जाता है। क्लियर है? तो गन्ना उत्पादन और वनोपज, अब देखो आप यूनिट में देखो, मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलें, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद दूसरा क्या प्रश्न था, माफी चाहेंगे, दूसरा प्रश्न मैं भूल गया। वनोपज, माफी चाहेंगे, वनोपज था, क्या था, वनोपज। 1 मिनट। प्राकृतिक वनस्पति वनों के प्रकार, वितरण और प्रमुख वनोपज, करेक्ट, प्रमुख वनोपज, मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज। आगे चलिए, अब आपका जो अगला प्रश्न है, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के बारे में लिखिए। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के बारे में लिखिए। अब ऊर्जा से संबंधित आपका टॉपिक होगा यहाँ पे, ऊर्जा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ चला गया, 1 मिनट, ये रहा। खनिज और ऊर्जा संसाधन, ताप विद्युत केंद्र था ना, और गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के, तो ऊर्जा संसाधन, क्लियर, वहां से प्रश्न आया। आगे अगला, अमरकंटक के बाद मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन और प्रमुख उसका विवरण दे देना है आपने, उसके प्रमुख क्षेत्र बता देने हैं। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन की क्या स्थिति है, मतलब विवरण में आ जाएगा, और उसके प्रमुख क्षेत्र बता देने हैं। इसके अलावा सीमेंट उद्योग, तो उद्योग मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा। और कोयला उत्पादन तो खनिज में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, खनिज में चला जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है। देखो यूनिट में दिखा देता हूँ वापस, बार जितनी बार देखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो प्रमुख उद्योग में आपका हो गए, तो आपने इन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना। इसी के साथ जो आज की क्लास थी, मुझे ऐसी आशा है कि MPPSC को लेकर जो चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चलती हैं, मुझे लगता है अब उनको लेकर आप थोड़ा डाउट क्लियर होगा। लेकिन बात यही, ईमानदारी से पालन करो। तो अगर आप तैयारी करते हो, बढ़िया एफर्ट लगाते हो, अगर आपके बाद भी किसी वजह से नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो ये संयोग के ऊपर रह जाता है फिर कई बार। बाकी आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बहुत स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, उसकी जानकारी आयोग ने दी हुई है, वो आपको पढ़ लेना है। तय समय में उठिए और एक समय सारणी बनाइए अपनी, और टेबल पर बैठिए और समय से चीज़ें ख़त्म करिए बारी बारी। इसके लिए आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, है ना, वरना हमारी भी कोचिंग है। और अगर आप में से जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC या मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश संविदा जो टीचर की होती हैं, रेलवे के लिए जो भी भर्तियाँ, आप उसके लिए बाकायदा ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में हम थोड़ा सा, मतलब मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, हमारी टीम जरूर करती है। ऑनलाइन कैसा कुछ होता नहीं है, क्या एक झुंझुना है शिक्षा के नाम पे ना। वरना ऑफलाइन सबसे बेहतर होती है कि आप में 2 लट सुबह घलें और 2 शाम को, और बाकायदा याद कराओ, टीचर सामने खड़ा हो, अपने आप सेलेक्ट होते हैं लोग। ऑनलाइन में क्या होता है, विद्यार्थी के पास स्वतंत्रता होती है ना, वो आज आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऑफलाइन में बड़ा सिंपल होता है। तो मैराथन जो क्लासें चलती हैं, या जो 99 रुपये के जो आपको बेंच बांटे जाते हैं, 999, 1000 रुपये 99, कोई ऐसी तैयारियां होती नहीं, उनको भी पता है और ये तुमको पता नहीं है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगर आपके पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरी क्लास में हो, कहीं भी हो, बड़ी ऑफलाइन क्लासेस लो, क्लासेस जरूर रोज जाओ। अभी प्रॉब्लम हो, कोई स्टूडेंट आता है 3-4 दिन आता है, क्लास ही नहीं आ रहा है, क्लास प्रॉपर नहीं, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आप क्लास समय से लीजिए, भले आपको समझ में नहीं आ रही है, बट आप आके बैठ जाइए। 10 बजे क्लास है, अगर आप 10 बजे आके बैठ रहे हैं और अगर काम 3 महीने तक कर लेते हैं, तो आप में 3 महीने में बदलाव दिखेगा, ये बात तय है। आप मानो या नहीं मानो, के मामले में त्यौहार इतने होते हैं, आपकी खुशी के उत्सव इतने आते रहते हैं कि आप उन्हीं में व्यस्त होते हैं। दूसरा, फिर आपकी बहुत ही कहें कि निचले स्तर पर जो आपकी दिनचर्या है वो भी होती है, उसका भी कुछ तय नहीं होता है आपको कब क्या करना है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें और फिर आप आगे जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप हमारे ऑफलाइन जो बैचेस हैं या जो क्लासेस चल रही है ना, आप आइए, उनमें बैठिए, अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा बहुत झोंकिए और थोड़ा बहुत हमसे 2-4 होइए, है ना, तब आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बाकी हमारी क्लास भोपाल में चलती है, करौन चौराया है, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा जो डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आपके भोपाल के आसपास के तो आप आके मिल सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आइए, डेमो तो कम से कम लीजिए, हालांकि डेमो जैसी चीज़ भी कुछ होती नहीं, बट आके मिलिए, है ना, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो MPPSC वाले विद्यार्थियों के लिए तो इसको शेयर कर दीजिए, है ना। आपके अगर थोड़ी बहुत भी समझ में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जैसा कि हमारी लाइन है, हमारा कोट है कि राष्ट्र, पर्यावरण और महिला तीनों का सम्मान करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।